आज टेंस का पहला दिन। तो पहला दिन के हिसाब से पहले हम लोग इसका इंट्रोडक्शन बढ़िया से जान लेते हैं। सब किताब में अपना अपना लिखावट रहता है। कोई कोई किताब सिर्फ डायरेक्टली टेंस लिख देता है, कोई कोई किताब लिखेगा टाइम एंड टेंस। ठीक है ना। तो ऐसे तो हम लोग जान ही रहे सर के समय ही काल है। ठीक है ना। टाइम इज टेंस, समय ही काल है, मतलब कि समय के बारे में ही हम लोग पढ़ते हैं। जो कि हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि हम लोग का समय 3 होता है। समय का मतलब काल, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल। हम लोग यही चीज जानते हैं कि हम लोग 3 समय में अपने आप को मतलब कि ढाल सकते हैं। 3 समय की ज्यादातर बातें करते हैं। कोई काम होगा भविष्य में, कोई काम हो गया है और कोई काम कर रहे हैं अभी, मतलब कि खा रहे हैं, पी रहे हैं, खाता हूँ, उगाता हूँ, सोता हूँ, तो अभी कर रहे हैं। मतलब कि सबसे पहले चीज हम लोग को नॉर्मल जानना चाहिए कि टेंस का प्रकार क्या होता है। तो टेंस के 3 प्रकार, तीनों का नाम प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। देखो इसको भविष्य काल भी बोलते हैं, भविष्य काल भी बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। भविष्य काल इसी को बोलते हैं, सब किताब में अपना अपना तरीका से लिखता है। भविष्य काल या भविष्य काल भी बोला जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट इस तीनों का भी 4 भेद, जो कि पहले भी पढ़ाए हैं एक बार, तो याद होगा सबको। सभ्य का 4 भेद होता है। ठीक है ना। तो टोटली मिलाकर हम लोग को क्या हो जाएगा 12 गो। और चारों का नाम यहाँ पर है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसी को हम लोग बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये इसी को बोलते हैं प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस। अभी जितना भी चीजें हम लिखे हैं सारा के सारा प्रेजेंट के बारे में चारों लिखे हैं। ठीक है ना। सभ्य जगह पर ये चारों हटा देंगे इसे, प्रेजेंट के जगह पर खाली पास्ट लिख देंगे तो फिर से हो जाएगा 4 गो, फ्यूचर लिख देंगे तो फिर से हो जाएगा 4 गो, 4 से 12 गो। तो सभ्य का ये नाम है इतना सारा, 2 2 3 3 गो नाम। ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इसको बोलते हैं, एगो इंडेफिनिट, और इसी को बोलते हैं प्रेजेंट सिंपल टेंस। ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट टेंस उसी को बोला जाता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को भी बोला जाता है प्रोग्रेसिव। हम लोग कभी कभी जब मोबाइल वोबाइल चलाते हैं कोई चीज तो लिखता है कंटिन्यू, कभी लिखता है प्रोग्रेस या प्रोसेस, ऐसा लिखता रहता है। ठीक है ना। इम्परफेक्ट इसी को बोला जाता है, मतलब कि काम अभी पूरा नहीं हुआ है। ठीक है ना। इम्परफेक्ट है, काम अधूरा है। इसे सब चीज यही से समझ में आ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट, काम पूरा हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। इन चारों का एक एक मतलब है, जिसमें से देखो प्रेजेंट के बारे में पढ़ा रहे थे, प्रेजेंट का मतलब थोड़ा लिख दिए हैं, हालांकि सभ्य चारों का मतलब थोड़ा सा हल्का सा समझा देते हैं। इंडेफिनिट का मतलब क्या है सर कि समझ में नहीं आ रहा है कि काम चल भी रहा है, क्या हो रहा है। सो मतलब कि कोई निश्चित चीज नहीं है, स्पष्ट हमको नहीं पता चल रहा कि कखनी समाप्त हो जाएगा। सो खाना खाता हूँ, गाता हूँ, सोता हूँ, कखनी वाला काम खत्म होगा नहीं पता है, कोई चीज का जानकारी नहीं है, तो उसको हम लोग बोल देते हैं इंडेफिनिट में। मतलब सीधी सीधी क्या है सर कि वर्तमान में काम होने का ज्ञान, ज्ञान है, काम कर रहे हैं, लेकिन समाप्त कखनी होंगे कोई आता पता नहीं है। खाता पीता सोता जितना भी बोलते हैं सब इंडेफिनिट में आता है। इसी को भी हम लोग सिंपल बोलते हैं। ठीक है ना। खाता हूँ, पीता हूँ, गाता हूँ, पढ़ता हूँ, सब में प्रोनाउन लगा करके। उसके बाद कॉन्टिन्यूअस, इसका मतलब क्या सर, काम जारी का बोध करा रहा है। कॉन्टिन्यूअस मतलब काम चल रहा है, प्रोग्रेस मतलब होता है काम चल रहा है, प्रोग्रेसिव। इम्परफेक्ट मतलब काम अभी चल रहा है, पूरा नहीं हुआ है, अधूरा है। परफेक्ट मतलब काम बढ़िया से हो गया एकदम परफेक्टली। और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस मतलब कि तनी मनी बाकी है, अभी काम हुआ है, बस थोड़ा सा 2 मिनट और रुकिए ना हो जाएगा काम, ऐसे बोलता है ना दुकानदार लोग। तो वैसा सिचुएशन में हम लोग उसको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस बोलते हैं। ठीक है ना। अब जिस समय के बात करेगा हम उस समय को लगा करके बोलेंगे ये सब चीजें। प्रेजेंट के बात करेगा तो प्रेजेंट के साथ लगा करके बोलेंगे, पास्ट बोलेगा तो पास्ट के साथ में, और फ्यूचर बोलेगा तो फ्यूचर के साथ में। चारों को लगा लगा करके हम लोग उसका यूज कर सकते हैं बोलने के लिए कि क्या इसका मतलब हो रहा है। कोई काम अगर प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो कोई प्रेजेंट में खाना खाता है, पीता है, अभी निश्चित नहीं है कि कभी खत्म होगा। कॉन्टिन्यूअस प्रेजेंट में है सर, मतलब कि अभी काम चल रहा है। और परफेक्ट सर मतलब अभी अभी खत्म हो गया, खत्म काम हो गया, खत्म, खाना खा लिया पूरा बढ़िया से। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बस बस खा ही लिए हैं, थोड़ा सा और बाकी है, मतलब कि थोड़ा सा बाकी है, बाकी काम हो गया है, ऐसे। तो ये सब चीजें है।
इसमें से पहला हम लोग प्रेजेंट के बारे में जान रहे हैं थोड़ा, ठीक है ना। आज के पहला दिन में तो प्रेजेंट के बारे में थोड़ा सा ही। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का बोध क्या कराता है सर, ये क्या है, किसे कहते हैं, इसका भी डेफिनेशन यहाँ पे लिख दिया है। इसमें यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्तमान में काम के होने का ज्ञान होता है कि काम हो रहा है, जो भी है ज्ञान हमको है, लेकिन उसका निश्चित समाप्ति नहीं पता चलेगा कि काम कखनी होगा, 2 बजे, 4 बजे, 5 बजे, इसका कोई स्पष्ट बात नहीं चल रहा है पता। अगर इसको पहचानने का बात आएगा तो कैसे पहचानेंगे, नॉर्मल चीजें, लेकिन सभ्य जगह पर ये 100% काम नहीं करेगा, ये भी चीज को याद रखना है। लगभग जगह पर तुमको 80-90% काम करेगा, लेकिन कुछ जगह ऐसे आएगा जहां पर ये वाला तुमको काम ही नहीं करेगा, वहां पर फिर तुमको इस पर ध्यान देना पड़ेगा, इसीलिए ये भी लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। वैसा सेंटेंस जिसका क्रिया, जो काम कर रहा है ना, क्रिया ता है, ती है, ते हैं, ता हूं, ये सब चीजों से अंत होता है, तो वैसा सेंटेंसेस को हम लोग बोलते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ये सेंटेंस है, ठीक है ना। उसी को हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक तरह से मानते हैं, लेकिन ये रियलिटी नहीं है कि ये एकदम सही ही रहे, यही वाला ही रहे, कभी कभी नहीं भी रहेगा, और तभी तुमको इसी नियम से बनाना पड़ता है, ठीक है ना। तो जब हम लोग पढ़ेंगे तब समझ में आ जाएगा। अब इसका प्रयोग हमको कहाँ करना चाहिए, ये भी चीज को समझिए। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हम कहाँ करेंगे, तो बहुत सारा काम में हम एक ही बार में कॉमा मार के लिखते हैं, क्योंकि जगह कम भी था, न तो एक दो को लिखते तो बड़ी मनी हो जाता। पहला है सर कि विश्वव्यापी सत्य, मतलब ऐसा चीज जो दुनिया में सच है और उसको बदला नहीं जा सकता है। सूरज पूरब से उगता है, कुछ नहीं कर सकते हम, सूरज पश्चिम में डूबता है, जो सच है जीवन भर और परमानेंट, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता है, उसको बोलते हैं विश्वव्यापी सत्य। ऐसा सिचुएशन में हम इसी कंडीशन से बनाएंगे, ठीक है ना, चाहे जैसा भी रहे। आदत संबंधित कार्य, मतलब कोई आदत हो गया हम लोग को, 9 बजे सुतना, 10 बजे सुतना, कोई भी आदत हम लोग का हो जाए, तो आदत से संबंधित बात करेंगे, तभी उसमें हम लोग प्रेजेंट का यूज करेंगे। वैज्ञानिक एवं गणितीय तथ्य, जैसे वैज्ञानिक बोलता है कि 100 डिग्री पर पानी गर्म होता है, तो ऐसा सच, और गणित के बारे में कि 2 2 4 होता है, ऐसा में से ट्रांसलेशन सब प्रेजेंट में बनेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट में। कहावत 9 2 11 हो गया, इसे मुहावरे से बात है ना, कहावत 2 और 2 4 होते हैं, जो भी मतलब कहावत से रिलेटेड जो भी कुछ बात आएगा, मुहावरा में भी जो बात आएगा, 9 2 11 हो गया, या कुछ भी चीजें, तो सब इसी में बनेगा। कोई कार्य पूर्व नियोजित हो और भविष्य में होने वाला हो, इन सभी स्थितियों में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होगा। इसका क्या मतलब, पूर्व नियोजित हो, कोई भी काम पहला ही से हम कह दिए हैं कि 9 बजे से काम होगा जी, 9 बजे से, या हम पहले ही से कह दे रहे हैं कि 17 तारीख से एग्जाम होगा, 17 तारीख से एग्जाम होगा, तो जो चीजें पहले ही से डिसाइड है, उस चीज में भी हम लोग यही टेंस का इस्तेमाल करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल टेंस, ठीक है ना। जैसे मैं इसका एग्जांपल सर कि अभी आने वाला एग्जाम है, तो 17 फरवरी से 10वां का एग्जाम होगा, इसमें गा के गिया आया, तभी इसको हम इसी नियम पर बनाएंगे, ताती वाला हिसाब पर ही, लेकिन इसमें ताती नहीं दिखेगा, लेकिन पहले ही से तय कर दिया गया है कि मतलब होगा, मतलब नहीं, मतलब होगा, 17 फरवरी का एग्जाम होगा, मतलब होगा, एकदम परफेक्ट है। और फिर जब 17 पहुंचेंगे तो वर्तमान हो जाएगा, मतलब कि वर्तमान का पहले ही से भविष्यवाणी कर लिया गया है कि हम उस दिन काम करेंगे तो करेंगे भाई, चाहे जो हो जाए, और उसी टाइम पर क्वेश्चन सिचुएशन में वो सिंपल में बनेगा, ठीक है ना, प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही बनता है। तो कभी कभी ऐसा होता है, सब जगह नहीं मिलेगा, बाकी सब जगह पर ताते वाला रूल्स फॉलो हो जाएगा, ठीक है। जब हम ये जान लिए हैं कि कहाँ यूज करना है, तो अब जानते हैं कि इसको कैसे बनाना है, कहाँ पर प्रयोग करना है, बनाने का क्या तरीका है, कॉन्सेप्ट क्या है, नियम क्या है, रूल्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, मतलब कि इसका क्या रूल है, कैसे हम लोग इसको प्रयोग करते हैं, कहाँ पर बनाते हैं, कैसा सिचुएशन में। हमेशा जो भी हम पढ़ाए हैं थोड़ा सा ज्यादा शॉर्ट में, लेकिन इस बार थोड़ा सा लॉन्ग में, ताकि डिटेल से और दिमाग में ज्यादा जाए, ठीक है ना। लगभग चीजें में हम टेंस पढ़ाए तो शॉर्टकट में हम पढ़ा देते थे, लेकिन अब थोड़ा सा लॉन्ग करते हैं ताकि लेकिन एकदम दिमाग में रहे, और एक एक दिन में एक एक टॉपिक भी पढ़ाएंगे और सुनेंगे भी, तो याद रखिएगा, ऐसा नहीं है कि भुला जाएंगे, यही एक रहेगा। बड़ी मनी रहता है तो भूलते थे, वो बात है, लेकिन एक बार में छोटा छोटा चीज नहीं भूलना चाहिए।
तो जो चीजें हम वहां लिखा करते थे सब्जेक्ट वगैरह करके, वहां पर यहाँ हम हिंदी में ही यूज कर लिए इसको। पहला रूल्स क्या कहता है बनाने का नियम है प्रेजेंट इंडेफिनिट यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस इसी को बोलते हैं सिंपल टेंस के लिए, कि सेंटेंस अगर अफर्मेटिव हो मतलब कि साधारण हो, ठीक है ना, साधारण हो, तो सब्जेक्ट के बाद मुख्य क्रिया मतलब मेन वर्ब का यूज होता है, डायरेक्ट मेन। अब मेन वर्ब किसको बोलते हैं सर, इसको पहचानने का भी एक कॉन्सेप्ट बताए थे। कोई भी शब्द में अगर ना लग करके एक अच्छा मतलब निकालता है तो वो एक वर्ब होता है। पढ़, पढ़ना, लिख, लिखना, खा, खाना, दौड़, दौड़ना, मतलब ये सब चीजें हमारे पास मेन वर्ब है। तो डायरेक्टली इसका रूल्स क्या कहता है सर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का अफर्मेटिव में, सिर्फ नेगेटिव वगैरह में नहीं, सिर्फ अफर्मेटिव का ही ये रूल्स है कि हम लोग को मेन वर्ब डायरेक्टली यूज कर देना है सब्जेक्ट के बाद एकदम तुरंत। जैसे एग्जांपल्स में यहाँ देखो, वह लिखता है, तो इसमें मेन वर्ब कौन हो गया, मेन वर्ब लिखता, लिखता मतलब कि लिखना, सेंटेंस अच्छा बन रहा है, तो इसमें मेन वर्ब हो गया। सब्जेक्ट कौन, वह, वह। नॉर्मल चीजें सर जितना भी प्रोनाउन होता है वो सब नॉन और प्रोनाउन ये दो चीजें सब्जेक्ट में गिनती होता है, या तो फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि जो शुरू वाला रहता है वही सब्जेक्ट रहता है, ये भी आप कॉमन सेंस लगा सकते हैं, ठीक है ना। तो सब्जेक्ट के लिए वह है सर, तो सब्जेक्ट के बाद में डायरेक्टली सर मेन वर्ब, इसमें इसका यूज नहीं हुआ है। प्रेजेंट इंडेफिनिट और से इन सब में ये इसका इस्तेमाल ही नहीं होता। अफर्मेटिव में स्पेशली कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होता है, यानी कि कोई एक्सुलरी वर्ब इसको बोलते हैं, एक्सुलरी वर्ब नहीं यूज होता है। डायरेक्टली सब्जेक्ट लिखिए और उसके बाद में मेन वर्ब डाल दीजिए, इसमें छोटा मोटा वर्ब का कोई जरूरत नहीं है। यहाँ लिख भी दिया है कि सहायक क्रिया यानी कि हेल्पिंग वर्ब या इसी को बोलते हैं, एक्सुलरी वर्ब का यूज नहीं होता है, ठीक है ना। मतलब खाली सिंपल में ही, बाकी सब में फिर होना चालू हो जाएगा। मतलब अफर्मेटिव में नहीं यूज करना है हमको बीच में कोई भी इज एम आर। अगर किसी का ट्रांसलेशन अगर गलत बनता है तो समझ लीजिएगा कि आप ध्यान से नहीं देख रहे थे, नहीं सुन रहे थे, नहीं समझ रहे थे। और मेन चीज सर पहचानने का रूल्स क्या कहेगा कि हमको यही है, तो पहचानने के लिए हम लोग पहले ही लिखा दिए थे कि ता ते ती है के साथ में रहेगा, तो ता है ती है ते है फिर भी रहता है, ये सब ता ते के साथ में तब, या तो फिर बताता है कि कल होगा, परसों होगा, 9 बजे परीक्षा होगा। गा के गीत तो आ रहा है लेकिन प्रेजेंट की बातें कर रहा है कि सर इसी टाइम में होगा, 9 बजे होगा, 10 बजे होगा, एकदम निश्चित टाइम है, तब भी हम लोग यूज कर सकते हैं इस रूल्स को। गा गी वाला पर भी चल सकते हैं, एरो पर भी चल सकते हैं, दोनों में से दोनों सही रहेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से बनाना है, इसका मतलब ये समझ में आ गया। अब इसका क्या मतलब सर, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर। फर्स्ट पर्सन मतलब क्या सर, प्रथम पुरुष, प्रथम पुरुष, इसको व्याकरण में पढ़ाएंगे प्रथम पुरुष हिंदी में। प्रथम पुरुष सिंगुलर नंबर मतलब होता है कि एक वचन, ठीक है ना, एक होता है सिंगुलर में एक, और यहाँ नंबर नहीं लिखे हैं वचन, ठीक है ना, यहाँ लिख दिया डायरेक्टली सिंगुलर नंबर और प्लूरल मतलब बहुवचन। बहुवचन के साथ में हम क्या लगाएंगे, V1 का यूज होता है। मतलब फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन में कौन कौन है यहाँ देख सकते हैं, पर्सन यहाँ लिख दिया है, और यहाँ देखिए फर्स्ट पर्सन में आई और वी होता है, फर्स्ट में आई होता है, और प्लूरल में देख सकते हैं यहाँ पे वी होता है, तो आई और वी हमारा हो गया फर्स्ट पर्सन में। तो क्या बोला है कि फर्स्ट पर्सन के साथ में V1 का यूज होता है, तथा सेकेंड पर्सन के सिंगुलर एवं प्लूरल के साथ भी, मतलब कि सेकेंड के भी, सेकेंड वाला के भी सिंगुलर और प्लूरल, मतलब कि यू के साथ में, मतलब आई वी यू, इसके साथ में हम लोग V1 का ही यूज करेंगे। मतलब कि नॉर्मल सिंह है तो सिंह, गो है तो गो, एकदम नॉर्मल रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा। थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ V5 का यूज होता है। अब V5 में भी दो चीज आता है, एस या ES। तो इसका कॉन्सेप्ट सबको पता होगा सर कि अगर वॉवेल रहेगा, वॉवेल वॉवेल रहेगा तो ES वाला, और खाली कॉन्सोनेंट रहेगा तो एस, ठीक है ना। गो, तो गो में GOES लगा देंगे क्योंकि वहां पर लास्ट में सर ओ आ रहा है, तो गो। लेकिन सर नाचना, डांस, DANCE, डांस, डांसेस, डांसेस, क्योंकि उसमें पहले ही से ई लागल भी है, डांसेस भी कर सकते हैं, डांसेस, ठीक है ना। लेकिन जाना में से हो गया है। और क्या बोल सकते हैं, जैसे कि पढ़ना, तो रीड, तो रीड्स, क्योंकि उसमें भी कॉन्सोनेंट लास्ट में है तब के लिए। तो V5 कहाँ यूज करना है सर, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में एवं प्लूरल नंबर के साथ V1 का यूज करना है, ठीक है ना। सिर्फ और सिर्फ इतना सुनना, V5 हम यूज करेंगे सिर्फ
ही, सी, इट और कोई भी व्यक्ति का नाम रहेगा, दुनिया के किसी का भी नाम रहेगा तब भी यूज करेंगे। ही, सी, इट और केरो के नाम के साथ में ही हम V5 यूज करेंगे, वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट रहेगा तब सिंपल में ही। और उसके बाद में प्लूरल फिर से आ जाएगा सर, तो फिर से हम लोग V1, मतलब सीधा सीधी बात, शॉर्ट में जब पहले पढ़ाते थे तो ही, सी, इट नेम के साथ में सिर्फ V5, बाकी सभी के साथ में V1 लगाना है, बस बात खत्म की बात है, ठीक है। और सभी का एग्जाम्पल्स भी यहाँ देते हैं। हम लोग टहलते हैं तो वी वॉक, तो वी सर वी वॉक, V1 तो वॉक। राधा और श्याम नाचती है, राधा एंड श्याम डांस, ठीक है। तो मतलब इसी से रिलेटेड है, और बाकी जितना भी क्वेश्चन आ सकता है सब इसी में बनाना है। हाँ, अब बात कर लेते हैं हम लोग नेगेटिव सेंटेंस में। ये नॉर्मल था, सिंपल सा अफर्मेटिव, और हमको यहाँ पर डू, डज या कोई भी चीज का हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं हुआ, लेकिन नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, यानी कि ऑक्सिलरी वर्ब यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब शॉर्ट में इसका इस्तेमाल करेंगे। तो आखिर प्रेजेंट इंडेफिनिट में कौन हेल्पिंग वर्ब होता है? तो दो ही को है सर, डू और डज। इसमें देखो ईएस पहले ही लगा दिया है, एस या एस पहले ही लगा दिया है, तो जाहिर सी बात है जिसमें ईएस लग गया वो कहाँ लगेगा? ही और सी और नेम, मतलब कि एकरे में लगेगा। पहले ही वहां पर कंप्लीट कर दिया है, तो हम लोग को झोल झमेला करना ही नहीं है कि हम केरा में V1 केरा में V5, क्योंकि वहां पर डू डज उसी में सब मिक्स कर दिया है, तो हम लोग को कोई झमेला नहीं करना है, डायरेक्टली लगाते जाओ लगाते, ठीक है ना। इसका हम स्ट्रक्चर लिख दिया है ताकि हम इसी को फॉलो करें और ट्रांसलेशन सही बने। नेगेटिव मतलब नकारात्मक, इसका हिंदी में लिख दे नकारात्मक, मतलब कि जहां पर नहीं का हमको बोध कराएगा, नहीं करने के लिए कोई भी काम में। सब्जेक्ट डू के साथ में नोट, डू के साथ में नोट लगाइए या डज के साथ में नोट लगाइए, जो जरूरत पड़ेगा उसके हिसाब से। V1 और ऑब्जेक्ट, मतलब सिंपल से इसमें सर कोई V5 का झमेला ही नहीं है, सब मामला ही खत्म हो गया है, क्योंकि डज लग गया, V5 आ गया है, तो हमको कोई उतना लेन देन नहीं करना है। अब केरा साथ में क्या, आई, वी, यू, दे, ये सब जितना भी प्लूरल है, मतलब कि बहुवचन है, सब में डू, ठीक है ना। हम डू लगाएंगे, उसके बाद में वर्ब 1 यूज करेंगे, फिर बाद में ऑब्जेक्ट यूज कर लेंगे। लेकिन ही, सी, इट और जो भी सिंगुलर नाउन रहेगा तो उसमें डज का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। अब फिर से वही वाला V1 और ऑब्जेक्ट, मतलब इसमें हम 3 स्ट्रक्चर लिखे हैं, शॉर्टकट में ऐसे आप लिख सकते थे। किसको साथ में कोची लगाना है सर, उसके लिए भी स्ट्रक्चर लिख दिए ताकि एकदम बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। एक नियम से कोई भी रहेगा एकदम यही नियम पर चलना है, एक नियम से कोई रहेगा तो यही नियम पर चलना है। इससे और बेहतर नियम ही नहीं है, क्योंकि एकदम सबसे सटीक हो गया है कि हमको हमेशा ये लिखाते थे, अब ऐसे में से खाली बोल देते थे, लेकिन यहाँ पर लिख देते हैं तो अब ज्यादा समझ में आएगा। एग्जाम्पल इसमें से, वह नहीं लिखती है। अब हमको ढूंढेंगे पहले क्या कि कौन सा टेंस है, हालांकि हम यहाँ पढ़ा रहे हैं तो वही एग्जाम्पल दिए हैं, लेकिन जब एग्जाम्स वगैरह होगा तो उसमें थोड़ी कहेगा कि यही वाला है, आपको ढूंढना पड़ेगा। तो पहले ढूंढने के लिए हम ये लास्ट वाला देखेंगे, ती है, ते है, जो भी है वर्तमान का बोध कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का बात कर रहा है, यानी कि उस फॉर्मूला से चलेंगे। फिर दिमाग में सोचेंगे सर कि इंडेफिनिट में डू डज इस्तेमाल होता है, हेल्पिंग वर्ब, लेकिन अगर सिंपल रहेगा, नकारात्मक नहीं रहेगा तो वो नहीं लगेगा, नकारात्मक लगेगा तब हमको डू डज लगाना है, उसके लिए फिर हम ये भी देख लेंगे। चलो अब मामला कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट है और नेगेटिव है, अब डू डज लगा सकते हैं। तो अब हमको सब्जेक्ट ढूंढना है, जो कि अभी बार बार बता रहे हैं, नॉन और प्रोनाउन ही सब्जेक्ट होता है, या यूं कह लो कि जो सब्जेक्ट शुरू में पहले आता है ना वो सब्जेक्ट होता है नॉर्मल टाइप में। अब इसको सेंटेंस को पकड़ेंगे समझ करके, वह नहीं लिखती है, ती है मतलब कि लड़की को है, अगर लिखता रहता तो कोई लड़का रहता, तो जैसन रहेगा वैसने के हिसाब से सब्जेक्ट लगाएंगे। तो लिखती है तो लिखते कौन, लड़की लिखती है ना, तो सी। अब अभी बोले थे सर स्ट्रक्चर देखिए यहाँ पर, ही, सी, इट नेम क्रम से रहेगा तो उसके बाद क्या लगेगा, तो यहाँ सी लगा लिए ना, तो सी के बाद में कौन चीज, डज नॉट, डज नॉट। उसके बाद में V1 कौन चीज है हमारे पास में, लिखना, तो राइट मनी लिखना, तो राइट मनी लिखना हो गया है। अगर कुछ और रहता है यहाँ पर तो और लिखते, जैसे कि किताब लिखती है तो राइट बुक्स लिख देते हैं, ठीक है ना, राइट बुक्स, किताबें लिखते हैं, किताब लिखते हैं, जो भी रहता है। अगर यहाँ पर रहता तो हम लगा लेते कि वह किताबें नहीं लिखती है, ऐसे रह जाता, तो सी डज नॉट राइट अ बुक, ठीक है ना, जो जितना बोलेगा उसके हिसाब से। तो ऑब्जेक्ट नहीं था तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखें, ऑब्जेक्ट जिसमें रहेगा उसमें लास्ट में लगा देंगे, लेकिन पहले हमको वर्ब लगाना पड़ेगा। इसमें देखिए
राधिका नहीं पढ़ती है, समझा रहे हैं। राधिका नहीं पढ़ती है। अब राधिका नहीं पढ़ी तो इसमें सब्जेक्ट कौन? राधिका, क्योंकि ये भी एक नाम है, नाम मानने की संज्ञा है एक तरह का। अब जब नाम हो गया सर तो इसके हिसाब से चलिए, यहाँ पर कोई भी सिंगुलर रहे, एक वचन के बोध करा दे तो ये नाम है बेचारा, कि ये कैल्य है, उसके साथ में भी डज नॉट। रीड पढ़ना के पढ़ना। वे लोग नहीं लिखते हैं, वे लोग यहाँ पर दे डू नॉट। अब देखो खोजते हैं कहाँ पर गया, यहाँ पर आ गया है दे, प्लूरल बहुवचन में ना रहा है दे, वे लोग, तो वे लोग बहुवचन, तो दे डू नॉट, और लिखना के राइट। ये हम लोग लॉन्ग में जब बनाते थे ऐसे है, लेकिन कभी कभी हम लोग को लगता है ना कि ट्रांसलेशन देखने में कि बहुत बड़ा बड़ा लिखा रहा है ना, तो शॉर्ट में हम लोग कैसे बनाएंगे? शॉर्ट में जोड़ देंगे। शॉर्ट में करने के लिए डू के साथ में नॉट जोड़ दीजिए, डज के साथ में नॉट जोड़ दीजिए, यानी कि इसका जोड़ने का तरीका क्या है सर? डू प्लस में नॉट, तो इसको क्या हो जाएगा? डोंट। इसको साइड में लिख सकते हैं डज प्लस में नॉट, DOESNT, डजंट, ऐसे कर सकते हैं। मतलब कि एन के ऊपर में स्टॉप देकर के टी लगा देंगे, वो नॉट का काम हो जाएगा। मतलब कि डजंट मतलब कि डू नॉट साथ हो गया, डज नॉट साथ हो गया, मतलब कि डोंट और डजंट, डू नॉट यानी कि डोंट, और डजंट यानी कि डज नॉट, डजंट। इस तरीके से आप ये साइड में नीचे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब हमको इसी को बनाना है फिर से शॉर्टकट में, तब क्या करेंगे? वह नहीं लिखती है, तो पहले तो सर सब्जेक्ट हम ढूंढ लेंगे सर कि सी। अब नहीं लिखती है, ये पूरा हम मिक्स कर देंगे, ये वाला नहीं लिखते हैं मतलब कि नहीं हो जाएगा और हेल्पिंग वर्ब भी हो जाएगा साथ में, बाद में जो बचेगा वो रहने देंगे अपना, ठीक है ना, क्योंकि लास्ट में तो हम लोग को इस्तेमाल ही करना है V1 या ऑब्जेक्ट जो भी रहे, लेकिन जो नेगेटिव आएगा उसको मिक्स कर देंगे। तो सी डजंट राइट, वह नहीं लिखती है, सी डजंट राइट। एक में भी सर राधिका नहीं पढ़ती है, तो राधिका नहीं के साथ में हेल्पिंग वर्ब लगा दीजिए, राधिका, तो यहाँ लिख देंगे सर राधिका डजंट रीड, सीधी सीधी बात है। और कहीं पर कोई छूट गया एग्जाम्पल एक और, वे लोग नहीं लिखते हैं, तो वे लोग नहीं लिखते हैं, फिर से तो डू के साथ में नॉट है तो डोंट, तो दे डोंट राइट, डोंट राइट मत लिखो, नहीं लिखो, सब वो चीजें भी और पढ़ाएंगे इंपरेटिव सेंटेंस में, वो सब चीजें आए, ठीक है। तो कुल मिलाकर के नेगेटिव तक हम लोग को पढ़े हैं। तो इंट्रोगेटिव में स्पेशली इंट्रोगेटिव के लिए, इंट्रोगेटिव मतलब क्या? प्रश्नवाचक, प्रश्नवाचक पर ही ज्यादातर चर्चा है और WH पर, ठीक है ना, WH वर्ड पे ये दो ही के ऊपर अभी चर्चा है। अभी इसमें और बाकी है जो कि गा के गिरा रहेगा तब प्रेजेंट में कैसे बनाएंगे, वो भी अभी एक रूल्स है। इन्फिनिटिव वाला उसका भी एक रूल्स है, वो भी पढ़ाना बहुत जरूरी है। तो फिलहाल हम लोग इसको समझ लेते हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कैसे बनाना है, और इसको भी बनाने का दो कंडीशन रहेगा, कभी साधारण वाक्य रहेगा तब कैसे बनाएंगे, और कभी नहीं वाला, यानी कि इंट्रोगेटिव नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और नेगेटिव जो साथ ही रहेगा, इस दोनों को अलग अलग बनाना है। एगो इंट्रोनेगेटिव और एगो खाली इंट्रोगेटिव, दोनों में से किसको हम बनाएंगे और कौन सा तरीका से, क्योंकि दोनों का तरीका एकदम अलग रहेगा, इसलिए दोनों रूल्स को तुम बढ़िया से समझ लेना। हम लोग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट पहले से जानते आ रहे हैं सर, कि सबसे पहले हम लोग को हेल्पिंग वर्ब भी आ जाता है, ठीक है ना, और उसके बाद में सब्जेक्ट वर्ब लगा देते हैं, उसके बाद अगर कुछ रहता है तो देखेंगे। तो यहाँ रूल्स नंबर 1 लिख दिए हैं, यदि इंट्रोगेटिव सेंटेंस अफर्मेटिव में रहे, मतलब क्या सर? साधारण वाक्य रहे, ठीक है ना, साधारण वाक्य में रहे तो स्ट्रक्चर इसका ये होगा, पहले हम लोग डू या डज का यूज करेंगे सिचुएशन के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार में जे रहेगा सो डू या डज इस्तेमाल करेंगे, उसके बाद में सब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे, तब वर्ब, अगर वर्ब के बाद में अगर ऑब्जेक्ट रहता है तो ऑब्जेक्ट यूज करेंगे, नहीं तो फिर प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर लगाएंगे। प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं छोड़ना है, ठीक है ना, क्योंकि प्रश्न पूछ रहा है तो पता चलना चाहिए। यही अगर दूसरा रूल्स अगर नेगेटिव के साथ में रहे, इंट्रोगेटिव नेगेटिव दोनों साथ रहे, तब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस नेगेटिव में रहता है, तब क्या करेंगे सर? तो इसको भी दो तरीका से बनाएंगे, ये तो था ही अलग, लेकिन इसमें भी दो तरीका है कि डू और डज पहले सब्जेक्ट फिर उसके बाद में नोट। हमेशा हम लोग नोटिस किए हैं सर, हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट के बाद में ही नोट आता है, अगर अफर्मेटिव में बना रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नोट आता है, सीधी सीधी बात में है। तो यहाँ पर भी सर वही है, सब्जेक्ट के बाद में ही हमेशा नोट रहता है, तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट
बाद में नॉट, वर्ब 1। अगर यहाँ ऑब्जेक्ट रहता तो हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जरूरी है, ठीक है ना। वर्ब के बाद जो बच गया वो सब वर्ब के बाद में प्रश्नवाचक चिन्ह जरूर देना है। या इसी को हम लोग शॉर्टकट में से बना सकते हैं, डोंट या डजंट लगा करके, तो उसके बाद बीच में नॉट का झमेला खत्म, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब और ऑब्जेक्ट डाल दीजिए, लगा दीजिए अगर रहेगा तब, ठीक है ना। मतलब कि इसमें नॉट का झमेला इधर खत्म, सब कुछ पहले ही हो जाता है। डोंट डजंट जो भी लगाना सब पहले हो जाएगा। एग्जाम्पल एक को देख लेते हैं जरा, क्या है एग्जाम्पल्स में। जैसे में क्या तुम स्कूल जाते हो, क्या तुम, ये एकदम बहुत सिंपल सा है, अफर्मेटिव है, इसमें नहीं वगैरह आल है, ये नहीं है। तो इसको सिंपल से बनाएंगे सर कि हम लोग पहले देखेंगे कि सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के लिए हम लोग यू यूज करते हैं, तो यू में डू लगाएंगे कि डज लगाएंगे, ये दिमाग में सोचना है पहले। पहले इसी पर नजर जाना चाहिए कि यहाँ पर तुम है तो तुमको यू लिखते हैं, तो यू के साथ में हम लोग क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब डू। तब स्टार्ट करना है, डू यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल जाते हो। कभी ऐसा मत कर देना कि यहाँ पे जो वाट लगा देंगे इसे, क्या मैंने वाट मैंने क्या होता है सर तो लगा देंगे, ये गलती नहीं करना है, ठीक है ना। जब तक क्या कहीं बीचवा में ना चला जाए तब तक हम लोग वाट का यूज नहीं करेंगे। अगर पहले में क्या रहेगा तो हेल्पिंग वर्ब का ही इस्तेमाल करेंगे, ठीक। अब इसमें लगाते हैं कि नेगेटिव वाला में रहेगा तब कैसे बनाएंगे। क्या कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं, यहाँ पर मे वाला के बारे में भी नहीं पढ़ाए हैं, ये सब प्रीपोजिशन ये सब पढ़ाएंगे ना, सब कंजक्शन इंटरजेक्शन प्रीपोजिशन वो सब ग्रामर में उस समय में ये सब काम आएगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे एग्जाम्पल दे दिए हैं। क्या कुत्ते रात में नहीं भौंकते हैं, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ मेरे पास में, कुत्ता, क्योंकि यहाँ पर यह हुआ है, मैं कुछ है ये नहीं है, तो कुत्ता यहाँ पर सब्जेक्ट हो गया है। तो कुत्ते बहुत सारा डॉग्स, तो बताए थे कि जब बॉयज रहे, गर्ल्स रहे, डॉग्स रहे, कोई भी में एस लगल रहे, बहुवचन प्लूरल, तो क्या लगाएंगे, डू लगाएंगे। तो जस्ट यहाँ पर हम लोग को पता चल रहा है कि ये बहुवचन है, तो डू लगाएंगे। तो डू डॉग्स नॉट बार्क, मतलब कि नहीं भूखता है, कखनी सर, रात में। तो ये जो रात में है ना, ये रात में, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। फिर भूखना तक हमारा हो गया वर्ब, तो वर्ब लगाते हैं, बार्क मैंने भूखना, और उसके बाद में कखनी सर, तो रात में, तो रात में एट नाइट, में मैंने एट, ठीक है ना, रात में, ठीक है ना। इसी को अगर हम बना लेते हैं डजंट लगा करके या डोंट लगा करके, तब कैसे रहेगा, तो डू और नॉट साथ है, डोंट डॉग्स बार्क एट नाइट, सिंपल सा ये भी है, इसमें भी कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है, तो बनेगा ना इस पर। अब ले लास्ट एक और डब्ल्यू एच वाला। डब्ल्यू एच का कॉन्सेप्ट लगभग लगभग इंट्रोगेटिव जैसा होता है, बस इंट्रोगेटिव के पहले में डब्ल्यू एच लगा देना है। अब ये डब्ल्यू एच क्या होता है, ऐसा कोई देखो वर्ड मिलेगा ना तुमको, सो डब्ल्यू और एच से उसका राइटिंग लगभग शुरू होता है, एक वो खाली नहीं होता, वो अपवाद है, यहाँ पर लिख भी दिए हैं WHAT व्हाट मैंने क्या, यहाँ पर WH आया है। WHN वेन वेन मैंने कब, यहाँ पर WH आया शुरुआत में। WHER वेयर वेयर मैंने कहा, यहाँ पर WH आया है, खाली इसमें वो नहीं आता है। और ये एक अपवाद है कि HOW इसमें उल्टा हो जाता है, कैसे, बाकी सभी में WH रहेगा। WHY वाई, WHOM होम किसको, ये। अब इसको बनाने का स्ट्रक्चर सिंपल सा क्या है सर, तो जस्ट इसको सिर्फ और सिर्फ इसके पहले लगा देना है, बाकी सब वैसे रहेगा। WH को पहले लगा दो और बाकी सब सेम रहेगा। तो WH में जितना भी आएगा सबको पहले कर दो, उसके बाद में डू डज और सब्जेक्ट और तब वर्ब, और फिर ऑब्जेक्ट रहेगा तो लगाएंगे, नहीं रहेगा तो नहीं लगाएंगे। अब इसी के आधार पर बनाएंगे सर, तुम क्या चाहते हो, तुम क्या चाहते हो, घर से भाग जाना चाहते हो या पढ़ना चाहते हो, क्या करना चाहते हो। तो यहाँ पर हो गया सर, बीचों में क्या आ गया। अभी हम क्या बोले थे कि क्या अगर शुरू में आएगा तो हेल्पिंग वर्ब लगाना है, अगर क्या कहीं बीच में आ जाए तब हम लोग को व्हाट का यूज करना है, तो व्हाट। अब यू है सर, तो यू के साथ में डू या डज, तो व्हाट डू और उसके बाद में यू, और चाहना, चाहना होता है वांट, वांट मैंने चाहना, चाहते हैं, ठीक है ना। व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो, तुम किसे चाहते हो, क्यों चाहते हो, इतना सारा सवाल है भाई, बना लेना सब जगह घरे। वह किसे प्यार करती है, इसमें भी सर वह किसे, अब यहाँ पर किसे आ गया सर, यानी किसको या किसे, यही ना बात है, किसको किसे, तो वही बात है। तो WHOM होम, अब वह बोला है कि लड़की में करती है, तो सी, मतलब सी वाला मतलब कि डज यहाँ पर, ठीक है ना, सी वाला नहीं मतलब कि डज, यहाँ पर में डज आ जाएगा। तो वोम डज
सी लव, सीधी सीधी बात है। वोम डज सी लव, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सर कि सी लगाना है लड़के सर और इसी के साथ में डज लगता है, सीधी सीधी बात है। वोम डज सी लव, इससे रिलेटेड जितना भी ट्रांसलेशन रहेगा सब एकदम आराम से बनना चाहिए और प्रैक्टिस खूब करना, एकदम अच्छा से करना। प्रैक्टिस करोगे तो अच्छा से समझ में आएगा। अगर खाली बनाओगे कॉपी में और बोलोगे ही नहीं तो फिर क्या फायदा हुआ पढ़ने से। फिर कभी प्रैक्टिस जरूरत पड़ेगा ना बोलने को इंग्लिश या बतियाने का तो फिर समझ में नहीं आएगा। इसलिए एक दो बार जरा रिपीट भी कर लेना तो ज्यादा समझ में आएगा, ठीक है ना। घर पढ़ते हैं खाली लिखते हैं, मतलब कि बोलते भी हैं, बोलना बहुत जरूरी है। ट्रांसलेशन एग्जाम में काफी पूछ देता है कभी कभी कि काम करना जानता है, पढ़ना जानता है, मतलब ऐसा कभी भी कंडीशन रहेगा तो वैसा सिचुएशन में कैसे बनता है, एक चीज ये है। और दूसरा है सर कि भविष्य में कुछ चीजें भविष्य में होगा वो पहले से तय रहेगा तब उसको भी हम लोग प्रेजेंट में बनाते हैं। ये शुरुआती टाइम में थ्योरी में लिख दिए थे तो वही चीज का आज ये लास्ट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो हम लोग का जो जो चीजें बचा हुआ है प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो लास्ट लिख देते हैं। लास्ट ही है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का लास्ट है, उसके बाद में हम लोग कॉन्टिन्यूअस में चलेंगे। किसी कार्य को करने के तरीके अथवा विधि को व्यक्त करने के लिए कोई काम के करने का तरीका डिपेंड करता है या उसको हम कैसे व्यक्त करते हैं। अंग्रेजी में अगर ट्रांसलेशन बनाना होता है तो हम लोग बनाते हैं हाउ प्लस इन्फिनेटिव। इन्फिनेटिव मतलब टू वर्ब भी होता है, ठीक है ना, तो ये पूरा ही है। इन्फिनेटिव मतलब भी टू वर्ब होता है। तो हाउ प्लस में इन्फिनेटिव लगाकर अंग्रेजी में अनुवाद किया जाता है। अगर किसी कार्य को व्यक्त करना होता है तब उसका काम करने के तरीका को, तो इसके लिए स्ट्रक्चर ये है कि अगर कभी ऐसा जैसे कुछ रहता है तो एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। पहले सब्जेक्ट यूज करेंगे, फिर उसमें सी वाला नो या नोट, अब कहाँ पर कब। तो हम लोग जैसा कि शुरू वही में पढ़ते आ रहे हैं सर कि कहाँ पर जो एस लगाएंगे कहाँ पर जो नहीं, तो थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर के साथ में एस लगा देते हैं, ठीक है ना। और बाकी जो नॉर्मल आता है यू बी में उसमें हम लोग खाली नॉर्मली नो लगाएंगे, ठीक है। हाउ इन्फिनेटिव जो कि इसका रूल्स ही बता रहा है, यही वाला था कि हाउ और इन्फिनेटिव साथ में लेके चलना होता है किसी भी काम को अगर हम व्यक्त करते हैं तो। जैसे में सर वह हारमोनियम बजाना जानता है, यहाँ पर क्या हो रहा है सर कि हारमोनियम बजाने की बात हो रहा है। वह पढ़ना जानता है, लिखना जानता है, काम करना जानता है। मतलब देखो लास्ट में क्या आ रहा है, जानना के बाद आ रहा है, ठीक है ना। जानता जानते जानते ऐसे नॉर्मली वो ट्रिक्स पकड़ लो कि जानता जानते जानते लास्ट में लगा रहेगा तो सीधी सीधी बात, ठीक है ना। जानता जानती जानते इस तरीके से तुम थोड़ा टॉपिक्स पकड़ सकते हो। वह हारमोनियम बजाना जानता है, वह डांस करना जानता है, वह गाना गाना जानता है, वह लिखना जानता है, वह दौड़ना जानता है, खेलना जानता है, वह क्रिकेट खेलना जानता है। ऐसा में से कुछ भी रहेगा ऐसा सिचुएशन में तब हम इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे। लेकिन हम लोग जब इस स्ट्रक्चर पे बनाएंगे तो देखने में लगेगा थोड़ा सा गलत है, लेकिन एक्चुअली में यही सही है, ठीक है ना। और जो सही लगेगा वो एक्चुअली में गलत हो जाएगा। इस चीज को समझना, इसलिए यहाँ पर 2 एग्जाम्पल दिए हैं और सही गलत भी लगाए हैं, क्योंकि तुम जानबूझ करके गलत जो रहेगा ना वही तुम सही मानोगे, जो कि नॉर्मल लोग मानेगा ही मानेगा। तो इसका स्ट्रक्चर के अनुसार हम लोग देखेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल मेरे पास में है वह हारमोनियम बजाना जानता है, तो जैसे कि हम लोग का स्ट्रक्चर नॉर्मली यहाँ लिखा हुआ है तो इसके हिसाब से देखते हैं पहले सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सर ही हुआ है ना, तो जानता है लड़का है, जानती रहता तो हम सी लगाते हैं। उसके बाद में एक भी तुरंत तो कोई भी नो या नो, तो क्योंकि हम बताए थे कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में ही सी इट में, तो उसके साथ में एस वाला लगेगा, एस वाला। उसके बाद में हाउ प्लस इन्फिनिटिव। इन्फिनिटिव का मतलब ये होता है टू अ वर्ब, मतलब साथ ही, ठीक है ना। मतलब हाउ लगाएंगे हाउ और भार में सर टू के साथ में भार बजाना, ठीक है ना, बजाना। तो क्या बजा रहा है सर, लास्ट में जो हम लोग को बच गया ऑब्जेक्ट तो हारमोनियम। और हम उस समय बता देते हैं कि कोई भी हारमोनियम वाद्य यंत्र में जाकर यूज करना है, द आर्टिकल वाला चैप्टर में। तो सीधा सा स्ट्रक्चर बन गया सर, ही नो हाउ टू प्ले द हारमोनियम। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे। भूल करके भी ये नहीं करना है, भूल कर भी सब्जेक्ट नो और इन्फिनेटिव
या टू भाग का यूज नहीं करेंगे। जैसे नॉर्मल में सर ही लगा दिए सब्जेक्ट और नो प्लस में इन्फिनिटिव टू प्ले द हारमोनियम। अब यहाँ पर क्या छूट गया है, नो या नोज दोनों में कोई भी कर सकता है। यहाँ पे नो या नोज, नो या नोज जो भी रहे। यहाँ पर क्या चीज छूट गया, हाउ, HOW। और तुमको लगेगा कि इसका कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, हाउ मैंने क्यों क्यों लगा रही, हाउ का यहाँ पर लगाने कोई मतलब ही नहीं बन रहा है, और जिसकी वजह से ये सही लग रहा है देखने में, लेकिन इसको रूल्स के अनुसार गलत बनाया गया, ठीक है ना। इसको सही माना गया है, इसमें हाउ लगा हुआ है जिसको, जबकि गलत होना चाहिए था, लेकिन सिस्टम में इसी को सही माना गया है और इसको गलत बनाया गया है। लेकिन देखने में ये सही लगता है कि हो गया सर यहाँ पर हारमोनियम बजाना जानता था, ही नो टू प्ले द हारमोनियम, देखने में सही लग रहा है एकदम, हारमोनियम बजाना जानता है तो यू नो टू प्ले द हारमोनियम, एकदम सही सही पूरा है। लेकिन इसके बावजूद भी ये गलत है और इसको सही माना गया है, ठीक है ना। तो ऐसा जब भी कोई काम करने का तरीका उसको विधि को व्यक्त करेगा तो इस रूल्स पर चलेंगे, ना कि इस रूल्स पर। देखने में सही तो लग रहा है, लेकिन ये है एक्चुअली में नॉर्मल ट्रांसलेशन में ऐसे बना सकते हैं, लेकिन जिसमें काम का व्यक्त करे क्वेश्चन सिचुएशन में, उसको कोई एक्टिविटी व्यक्त करे, तब हम लोग इसका ही यूज करेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल्स और भी 2 दे दिए जिसमें हमको सही और गलत की पहचान भी हो जाएगा। उसके पिताजी कार चलाना जानते हैं, तो उसका पिताजी हिज फादर, चूंकि जान रहे से संबंध के साथ में बता रहे उसके पिताजी, सब्जेक्ट मेरा क्या हुआ पूरा, हिज फादर। नो जानना के यहाँ के जानना नो, क्योंकि हिज फादर है उसके पिताजी मतलब पिताजी, तो ये थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में गया तो एस के साथ लगेगा। हिज फादर्स नो हाउ टू, हाउ के बाद क्या है इंफिनिटिव है, हाउ टू ड्राइव क्या चला रहा सरकार, और कार को हम लोग गिन सकते हैं, तो उस समय बताया था आर्टिकल के दौरान में कि जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसमें इंग्लिश ए लगाता है। हम लोग हिंदी में एक लिखे ना लिखे कोई मतलब नहीं है, इंग्लिश कहता है कि जिसको हम गिनेंगे उसमें हम एक दिखा देंगे ए, ठीक है ना। ये उस समय में बता देते और ये सही ट्रांसलेशन है, तो हमको ऐसे नहीं बनाना है। हिज फादर नो टू ड्राइव अ कार, यहाँ पर हाउ जो छूटा सर, हाउ को छोड़ करके बना रहे हैं तो सही तो देखने में लग रहा है लेकिन गलत है नियम के अनुसार, ठीक है ना। एक्टिविटीज कर रहा है तो उसमें हाउ को यूज करना है, ठीक, तो ऐसे नहीं करना है। क्या तुम तैरना जानते हो, डू यू नो। अब देखो क्या बोल दे सर, आप पार्ट व्यक्ति के साथ में तो जाने रहे सर कि प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, तो डू लगा दिए, इंटरोगेटिव में चलते और यू चलते थे, उसके बाद में सब्जेक्ट चलते थे। अब उसके बाद में जानना नो, डू यू नो, क्या तुम जानते हो क्या सर, तैरना, हाउ टू स्विम, तैरना। अब एक चीज और भी नोटिस करेंगे सभ्य में, और हम एक बार पहले भी पढ़ाए थे इन्फिनिटिव वाला में, इन्फिनिटिव जब पढ़ाए थे बहुत पहले एक बार इन्फिनिटिव में, तो हम बताए थे कि ना ने नी कुछ भी रहेगा वो रहता टू और उसके बाद में लगेगा उसका, याद है ना। और सभ्य जगह तुम कॉमन सा बात देखो, ना और सभ्य में जो लिखा होगा पहले टू लगल है, सभ्य में तुम देख लो टू लगा हुआ है, मतलब ओवरऑल जो उस सब कंडीशन है ना, उस सभी कंडीशन को यहाँ पर ला कर एक ही में फिट कर दिया है कि प्रेजेंट में रखो, बार बार इसको आगे पीछे नहीं करो, एक बार पढ़ा दो सभी के साथ में। तो याद रख लेना है कि जैसा स्ट्रक्चर था स्ट्रक्चर को भी फॉलो करेंगे, बस जानता जानते जानते लगल रहेगा तो हाउ का इस्तेमाल बीच में करना है, बस सीधा सीधी बात है और कुछ नहीं है। ऐसे नहीं बनाना डू यू नो टू स्विम, सही लग रहा है देखने में लेकिन गलत हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर हाउ का यूज होना चाहिए। एक और लास्ट थ्योरी है इसका कि कुछ ऐसा एक्शन होता है जो कि फ्यूचर में होने वाला होता है, यानी कि गा गे गी ऐसे करके लगल रहेगा लास्ट में, लगेगा कि फ्यूचर टेंस में है, लेकिन एक्चुअली में फ्यूचर नहीं होगा, क्योंकि पहला ही सब चीज डिसाइड रहेगा। कोई भी चीजें में अगर पहले से डिसाइड है, कल काम होगा, कल परीक्षा होगा, 17 तारीख को परीक्षा होगा, परसों प्रधानमंत्री आवेंगे, कल होली है, कल होली होगा, होली का दहन होगा कल है, डेट पहले से निश्चित रहेगा, तो वहां पर गा गेगी हम लोग नहीं देखेंगे लास्ट में कि फ्यूचर में बनाना है, मतलब शैल विल नहीं यूज करना है यहाँ पे। कभी भी कोई पहले से डिसाइडेड रहेगा तो 9 बजे स्कूल जाएंगे, कल 9 बजे स्कूल जाएंगे, 17 तारीख को परीक्षा होगी,
जितना भी गागी रहेगा, लेकिन निश्चित पहले से डिसाइडेड कि हम पहले ही से बुक कर लिए ये वाला टाइम को, तो वो वर्तमान में ही हो रहा है। अनिश्चित रहेगा तो वैसे सिचुएशन में जो नॉर्मल बनाते हैं वही से बनाएंगे। कि नॉर्मल हम लोग को नहीं पता है सर, खाना खाता है, गाता है, पढ़ता है, तो नॉर्मल है। लेकिन पहले से तय है सर कि 9 बजे खाएगा, तो 9 बजे खाएगा मतलब 9 बजे। तो वैसन सिचुएशन में हम लोग को फिर गागी को नहीं देखना है, बल्कि प्रेजेंट इंडिफिनिट में ही बनाना है उसको। तो इसका भी स्ट्रक्चर यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ से लिखिए, जो समझा है वो यहाँ लिख दिया गया है। यहाँ पर देखो, भूल कर भी फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं करेंगे काम। और इसका बनाने का जो एक आध दो एग्जाम्पल है वो सिंपल सा है सर, कि एकदम अफर्मेटिव जैसा बना देना प्रेजेंट इंडेफिनिट का। परीक्षा 15 फरवरी से शुरू होगी, पहला ही से निश्चित है 15 तारीख, 15 फरवरी के। द एग्जाम, परीक्षा है ना, तो द एग्जाम स्टार्ट, शुरू होगा ना, स्टार्ट फ्रॉम, कब से, जब से लगाता है तो से का मतलब फ्रॉम, ठीक है ना, फ्रॉम मैंने से होता है, ठीक। तो फ्रॉम कब सर, 15 फरवरी, 15 फरवरी, जस्ट सिंपल सा। इसमें गाग की सेल विल का यूज नहीं किया गया, और ये एकदम इन्फिनेटिव वाला बना हुआ है, प्रेजेंट इंडेफिनिट माने सिंपल वाला का साधारण सा वाक्य है, अफर्मेटिव वाला। द एग्जाम स्टार्ट फ्रॉम 15 फरवरी, सीधा सीधा। टेस्ट मैच कल आरंभ होगा, कल, जो कि पहले ही से डिसाइड कर दिया कि कल होगा ही होगा भाई। तो टेस्ट मैच, द टेस्ट मैच पूरा हो जाएगा, ये ना सब्जेक्ट, द टेस्ट मैच आरंभ होगा, स्टार्ट टुमारो, कल। अमेरिका के राष्ट्रपति अगले महीने भारत आएंगे, किसके, अमेरिका के। तो अमेरिका के राष्ट्रपति, पूरा सब्जेक्ट मेरे, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, यहाँ तक सब्जेक्ट खत्म हो गया। आना, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद में था, तो आना, तो कम, तो कहाँ आना, भारत आना, तो कम इंडिया, कखनी, अगला महीना, नेक्स्ट मंथ। सीधा से दिया है हमको, रूल्स वही देखना है सर जो बनाते थे। सब्जेक्ट है सर, हेल्पिंग वर्ब तो है नहीं, तो खाली डायरेक्टली वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, यही ना था अफर्मेटिव का नियम। अब अगर इसमें नहीं वगैरह वगैरह रह जाता तो उसको फिर हम एडजस्ट कर लेते टू डैश के वगैरह यूज करके। लेकिन यहाँ पर देख सकते हैं सर, सब वही है, अमेरिका के राष्ट्रपति, ये पूरा सब्जेक्ट, द प्रेसिडेंट ऑफ द यूएसए, यहाँ तक पूरा सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद वर्ब का सर, तो वर्ब में आना जाना ये सब चीजें इसमें देखते हैं कहाँ है, आएंगे, यही है वर्ब, तो आना, तो कहाँ आना सर, भारत आना, ये पूरा है, खाली आना सर, तो कम इंडिया, कम मतलब आना, कम इंडिया, भारत आना, कम इंडिया, कहिए सर, तो ये ऑब्जेक्ट मेरा लास्ट में बच गया, अगला महीना, नेक्स्ट मंथ। हम कोई भी रूल्स के खिलाफ नहीं जा रहे हैं, सब रूल्स पर ही है। बस देखने में लग सकता है कि सब्जेक्ट व कौन है, बस उसको चुनना तो नहीं को मुश्किल लग सकता है। अमेरिका का राष्ट्रपति, मेरा भाई, मेरी बहन, ये सब सब्जेक्ट है जो पहले में यूज होता है, जो संबंध के साथ होता है, वो सारा सारा सब्जेक्ट ही होता है, ठीक। ओवरऑल यहाँ पर हमारा जो प्रेजेंट इंडेफिनिट पूरा ऑल ओवर कंप्लीट,